चलिए हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में ऑनलाइन फिजिक्स भौतिक विज्ञान बाई विक्रम सर, आपका मित्र विक्रम सिंह। ओके, अब आ गए हैं हम गाउस का नियम, है ना। और मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो विद्याकुल.com इस वीडियो के नीचे लिंक है, उस पर जाएं, फुल कोर्स में एनरोल करें। आपका स्वागत है मेरे साथ, मैं विक्रम सिंह, आपका दोस्त। ओके, हाथ नहीं मिलाओगे मतलब आप, चलो कोई बात नहीं। आप कहोगे आप तो विक्रम सर हैं, चलो यार सर ही हूँ मैं, ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं। अब आ गया है गाउस का नियम, है ना। ये है एनसीईआरटी में 14 नंबर का ये बिंदु है, गाउस का नियम। बेसिकली नियम क्या है, सबसे बड़ी बात है कि नियम क्या है और क्यों नियम बनते क्यों हैं, ज़रूरत क्या होती है, क्या बिना नियम बनाए काम चल सकता है। ठीक, ये बात बड़ी बेसिक है कि क्या नियम बनाए बिना काम चल सकता है। तो देखो, नियम बनाए बिना काम चल सकता है, लेकिन बात यह है कि लोगों को चीज़ें परिभाषित करके देनी होती हैं ताकि उनको मान के लोग जो है अपना काम कर सकें, अपना फ़ायदा कर सकें। इसलिए क्या होता है कि नियम परिभाषित कर दिया जाता है कि भाई ये प्रकृति में ये नियम है, इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, आप भी इसका फ़ायदा ले लो। ठीक, अगर नियम को परिभाषित करके सार्वजनिक नहीं किया जाएगा तो बहुत सारे लोगों को प्रकृति के गुणों का पता नहीं चलेगा फिर। इसलिए नियम बना दिए जाते हैं, वो परिभाषित कर दिए जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद गाउस का नियम शुरू करते हैं। गाउस नियम अंग्रेजी में बोलते हैं गॉस थ्योरम, ठीक, या गॉस लॉ भी बोल देते हैं। थ्योरम हटा दें, गॉस का परमे बन जाता है, गॉस परमे भी बोल देते हैं। गॉस थ्योरम कहेगा तो परमे बोल रहा है ना, देखो अब गॉस लॉ भी कह देते हैं इसको, लिखो मैं लॉ लिख देता हूँ, बात एक ही है, कहीं कहीं पर ये गॉस का परमे भी कह देते हैं इसको। परमे एक प्रूफ जब करते हैं, सिद्ध जब करते हैं तो परमे बना देते हैं इसको, ठीक है। और नियम अगर लिखते हैं तो नियम को ही लिख देते हैं। अब यानी बात ये आती है कि परमे क्यों कहते हैं, परमे वाली बात क्यों है कि परमे क्या है कि आवेश के कारण जब आप विद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो वो एक परमे जैसा होता है, यानी निकालने का जो तरीका होता है एक परमे के अनुसार होता है, और उसे ले आते हैं आप बराबर फिर उस परिमाण के जो गॉस का नियम है, जो गाउस का नियम है। अब इस क्या करेंगे, इसको परिभाषित करें, निकालें पहले, उसके बाद इसकी परिभाषा लिख देंगे। तो एनसीईआरटी के अनुसार देखें, पाठ्य पुस्तक के अनुसार देखें तो विद्युत फ्लक्स जो है किसी आवेश के कारण चारों तरफ फैला होता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक बिंदु आवेश मान लेते हैं Q, और इसके चारों तरफ एक पृष्ठ बना लेते हैं और मान लेते हैं कि इसके चारों तरफ एक पृष्ठ है। ये माना हुआ पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या आप R मान सकते हैं। अब आप चाहें तो इस R को 1 मीटर भी मान सकते हैं, 1 मीटर ऐसा भी मान सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए हम इसके कारण विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो कि विद्युत फ्लक्स के कारण है, किसी क्षेत्रफल में से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कह रहे हैं आप। ये पीछे की क्लास में हम पढ़ चुके हैं, अपने 2-3 क्लास पीछे जाओगे आप तो विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, जो किसी पृष्ठ के लंबवत होती हैं रेखाएं, वो संख्या गिनी जाती है। ठीक, यानी विद्युत फ्लक्स जो है वो विद्युत बल रेखाएं हैं जो किसी पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं, उनकी संख्या है। ठीक, अब मान लीजिए मैं यहाँ से एक छोटा सा एक कोण लेके चलूँ। ये जो कोण मैं ले रहा हूँ, देखिए ये कोई सामान्य कोण नहीं है, ये घन कोण है, सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल कौन सा एंगल है, सॉलिड एंगल वो है जो आप देख रहे हैं कैमरे से होते हुए जो एक फैलता हुआ कोण जो बन के आ रहा है, वो है सॉलिड एंगल। यानी अगर किसी शंकु पे देखूँ तो बड़ा समझ में आता है, बड़ा बढ़िया तरीके से कि साहब शंकु जो है, शंकु पर बनने वाला कोण जो इसके एरिया को देखता है, मान लीजिए इस क्षेत्रफल को देखता हूँ यहाँ आंख लगाकर, तो इस कोण के अंतरित होकर ये क्षेत्रफल दिखता है। तो किसी क्षेत्रफल पर अंतरित होने वाला कोण किसी बिंदु से ये होता है घन कोण। ठीक, सॉलिड
एंगल। तो इस एंगल को तुम क्या कहते हो? कह रहा है छोटा सा एंगल है, इसको हम ओम का प्रतीक जो होता है, ओम रजिस्टर प्रतिरोध वाला जो प्रतीक है ओम, कहता है उसी से दिखा सकते हैं। अगर ये बहुत छोटा सा एंगल है तो इसको डेल्टा भी कर सकते हैं। ये घनकोण है क्षेत्रफल को देखने वाला, तो इसका मतलब हो गया कि फिर ये घनकोण है। ये घनकोण कितना है? कहता है ये छोटा सा मान लेते हैं, डेल्टा घनकोण है। घनकोण किस में मेजर किया जाएगा? स्टेरेडियन, यानी घनकोण होगा स्टेरेडियन में, ठीक, अंग्रेजी में स्टेरेडियन, ये घनकोण होता है। ठीक, यानी समझ में आ गई बात कि घनकोण जो है बिल्कुल सामान्यतः जिस कोण पे कोई क्षेत्रफल दिखता है वो घनकोण होता है, और जिस दिशा में क्षेत्रफल दिखता है, जिस दिशा में घनकोण से क्षेत्रफल दिखता है, वो क्षेत्रफल का सदिश होता है। यानी ये एरिया जो होता है, ये क्षेत्रफल अगर मैं बोलूँ तो किधर होगा ये एरिया? कहता है जी ये एरिया इस तरफ होगा, डेल्टा एस मान लूँ, ये एरिया इस तरफ होगा। यानी क्षेत्रफल के तल के लंबवत होता है एरिया का सदिश। और ये भी बात समझ में आ गई सर कि एरिया जो है एक सदिश राशि है, क्षेत्रफल जो है एक सदिश राशि है। अब मुझे बताओ, तुम कैमरे से देख रहे हो, तुम्हें क्या दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है, ठीक। अगर मैं बोर्ड के क्षेत्रफल का सदिश बताऊं तुम्हें, बोर्ड के क्षेत्रफल का सदिश बताऊं, तो जो क्षेत्रफल बनेगा इसका सदिश निकल के तुम्हारी तरफ को आएगा, ठीक। यानी एरिया का सदिश जो है, एरिया की दिशा जो आएगी वो तुम्हारी तरफ को आएगी। तो अब यहाँ से मान लीजिए मैं इस थोड़े से क्षेत्रफल को ले लूँ, ये थोड़ा सा क्षेत्रफल ले लूँ, मान लीजिए मैं इस तरीके से यूँ, ये थोड़ा क्षेत्रफल ले लूँ ये वाला, जो कि यहाँ से मुझे ऐसे गोले पे दिख रहा है मान लीजिए, तो इसका सदिश जो आएगा इस तरफ को आएगा, डेल्टा एस का सदिश इस तरफ को आएगा, बिल्कुल लंबवत। और इसी दिशा में इस आवेश के कारण कोई विद्युत क्षेत्र है ई, इसी दिशा में बिल्कुल, ठीक। तो इस आवेश के कारण इस घनकोण पर निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो कितना है? तो विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स कितना हो रहा है बताओ? विद्युत फ्लक्स इसे कहते हैं डेल्टा फाई, ये हो गया ई डॉट डेल्टा एस। बिल्कुल सरल सी बात है, ये देखो ये आ गया। अब इसे लिखूंगा मैं, कैसे लिखूंगा इसको? विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का परिमाण और उसकी दिशा मुझे दोनों लगानी पड़ेंगी। अब मैं दिशा के लिए क्या करूं? मैं दिशा कैसे लगाऊं? कहता जी विद्युत क्षेत्र की दिशा को इस प्रकार लिख लो, के क्यू बटे आर स्क्वायर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा का सदिश ये लगा लो एन कैप। ये विद्युत क्षेत्र हो गया, देखो दिशा लग गई। अब सदिश इसका भी लगा लो, कहला जी इसे डेल्टा एस लिख लो और इस पर भी वही सदिश लगा लो जो कहता हूँ। यानी एरिया का परिमाण क्या ले लिया? डेल्टा एस ले लिया, और उस पर सदिश लगा दिया दिशा में बाहर की तरफ एरिया। अब क्षेत्रफल बाहर की तरफ क्यों? किसी भी बंद आयतन में से उसके पृष्ठों के क्षेत्रफल बाहर की तरफ निकलते हैं। ये भी बात मानने की है और समझने की भी है। मान लीजिए इस कमरे में से हम बाहर की तरफ निकालें तो इस दीवार का क्षेत्रफल का सदिश बाहर को निकलेगा, इसका इधर को, इसका इधर को। मतलब किसी भी आयतन, बंद आयतन के अंदर से अगर हम उसके पृष्ठों के या पृष्ठ के क्षेत्रफल के सदिश निकालते हैं तो वो बाहर की तरफ निकलते हैं। इसका मतलब सीधा हो गया कि दोनों चीज़ें जो है यहाँ लगा दी मैंने। देखो कितना फ्लक्स आएगा बाहर, के क्यू बाई आर स्क्वायर डेल्टा एस और एन डॉट एन। देखो ये अदिश निरूपण हो गया, वेक्टर का अदिश गुणनफल है ये। अब n डॉट n दिशा बताने वाले सदिश हैं, उनका परिमाण है 1, इकाई के हैं, तो ये 1 हो गया कुल मिला के। ये कितना बन गया? ये बन गया 1। ठीक, अब इसे आगे बढ़ाएं, इस फ्लक्स को निकालें तो कितना बन गया? डेल्टा फाई, ये हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये बन गया डेल्टा एस। ठीक, अब ये जो एस है इसको लिखा जा सकता है घन कोण के पदों में।
घन कोण के पदों में। कुल जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, कुल क्षेत्रफल कितना होता है बताओ गोले का, 4πr²। और कुल कितना कोण होता है, घन कोण कितना होता है, चारों तरफ दिखता है इस पे क्षेत्रफल दिखता है, होता है 4π। तो इसको बदला जा सकता है डेल्टा एस को, कितना लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं KQ/r², 4πr²/4π, और छोटा सा घन कोण डेल्टा IS है। यानी कुल क्षेत्रफल कितना है 4πr², पृष्ठ का गोले के, कुल घन कोण कितना है 4π, और कितना छोटा सा एंगल है ये, है ना, डेल्टा घन कोण, सॉलिड एंगल, ओम बोल दे मान लो इसको, जो भी बोलेंगे इस तरीके से। तो ये पाई 4π कट गया, देखो r से r कट गया, ठीक है। तो कितना बचा डेल्टा फाई, ठीक, के क्यू और घन कोण, ठीक। अब जो k है वो नियतांक है, कूलाम के नियम से निकाला हुआ फील्ड विद्युत क्षेत्र हमने लगाया है, जो कि सामान्य होता है। इसके बाद आगे हम k को लगा देते हैं, ठीक है। ये होता है 4πε0, और ये हो गया डेल्टा I, डेल्टा ओम लिख सकते हैं मान लीजिए इसको, ठीक है, ठीक है। अब इसका नाम जो होता है वो कुछ और होता है, इसका नाम जो होता है इसका काम कुछ और होता है, ग्रीक वर्ड है ये, ओम तो मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ प्रतिरोध के लिए, ग्रीक वर्ड है ये। अब इसके बाद सामान्य मामला हो गया बिल्कुल। अब धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुँचते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक नंबर और है, बस एक बार और लिखना है, Q/ε0 डेल्टा एंगल अपॉन 4π, ये बोल दे, देखो ये बन गया। ये आ गया किसी भी सॉलिड एंगल में, किसी भी घन कोण में ये फ्लक्स आ गया। इसको वापस कर दो, इसको ले लेते हैं, यहीं पे वापस कर लेते हैं इसको। चलिए, ये हो गया डेल्टा फाई, और ये हो गया Q/ε0 डेल्टा सॉलिड एंगल 4π, सॉलिड एंगल थोड़ा सा। अब अगर मैं कुल फ्लक्स देखूं, आवेश से निकलने वाला कुल फ्लक्स, ठीक, तो आवेश Q के कारण कुल फ्लक्स कितना हो गया, इसे लिख दूंगा मैं फाई, और ये हो जाएगा Q/ε0, और पूरा घन कोण है 4π/4π, ये गया, देखो ये कट गया ऐसे, ठीक। तो आवेश के कारण जो कुल फ्लक्स है वो कितना आ रहा है Q/ε0। ये गाउस का नियम है, किसी आवेश के कारण जो कुल फ्लक्स होता है वो आवेश बटे निर्वात की विद्युतशीलता इतना होता है, ठीक। अब देखिए ये बन गया, तो इसलिए हमने इसे यहाँ तक लेके आए, हमने इसे यहाँ तक सिद्ध किया कि ऐसा होता है। कुल आवेश, कि किसी आवेश के कारण कुल चारों तरफ जो फ्लक्स फैला होता है, विद्युत फ्लक्स यानी विद्युत बल रेखाओं की संख्या, वो इतनी होती है, और हमने इसे बनाया यहाँ तक। तो इसलिए कई बार इसको क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं गॉस का प्रमेय। क्या बोल देते हैं, गॉस थ्योरम बोल देते हैं। वास्तव में गॉस थ्योरम कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं है गॉस थ्योरम, वास्तव में गॉस का नियम ही है। हम कूलाम के नियम से एक प्रमेय बनाते हैं, उस प्रमेय के अनुसार इसको सिद्ध करते हैं, तो उस प्रमेय को बोल देते हैं गॉस का प्रमेय। अब आया फ्लक्स कितना हो गया आवेश के कारण Q/ε0, ये किसका, ये गाउस का नियम है, ये गाउस का नियम है। ये देखिए ये आ रहा है, देखिए, ठीक। यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या है, किसी भी आवेश के कारण विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, इसमें आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। कुछ बिंदु हैं इसमें जो हमें समझने पड़ेंगे। आवेश में क्या नाम, विद्युत फ्लक्स में आवेश के कारण उत्पन्न हुई विद्युत बल रेखाएं
बाहर तुमने कौन सा पृष्ठ माना है, इसे कहते हैं गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ मतलब गॉसियन सरफेस। ये तुमने कितना बड़ा माना है, छोटा माना है, बड़ा माना है, बहुत बड़ा माना है। इस आवेश के कारण निकली हुई विद्युत बल रेखाएं, उनकी जितनी भी संख्या है वो इसके आर पर निर्भर नहीं करती। ठीक, जितनी भी बल रेखाएं हैं वो आवेश के परिमाण पर निर्भर करती हैं, क्योंकि ये बता रहा है, देखिए विद्युत बल रेखाओं की संख्याएं, आवेश और विद्युतशीलता। ठीक, आप कोई छोटा पृष्ठ मानेंगे, बड़ा पृष्ठ मानेंगे, आधा मेढ़ा टेढ़ा तिरछा कोई भी पृष्ठ मानेंगे, उस पर निर्भर नहीं करेगा, विद्युत बल रेखाएं इतनी ही निकलेंगी। ठीक, दूसरी बात कहता है पृष्ठ बंद हो जाना चाहिए, पृष्ठ से निकलने वाली कुल संख्याएं वही रहेंगी, पृष्ठ बंद होना चाहिए, आवेश परिबद्ध होना चाहिए। किसी भी पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश के कारण विद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश बटे निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। अब जो नियम है जो लिखा गया है पाठ्य पुस्तक में, मैं वो लिख के देता हूँ आपको, क्योंकि परीक्षा में आपको वही लिखना है। ये तो हमने समझ लिया कि आवेश के कारण कितनी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, वो तो सीधा हम देख ही रहे हैं। और ये भी हमने पता लगा लिया कि उसके कारण जो पृष्ठ बनाए हैं कोई भी माने हैं वो छोटे बड़े हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नियम जो लिख के आना है वो हम अब आपको लिख के देंगे, वो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के हिसाब से लिख के आना है। कोई भी नियम अपनी मर्जी से अपनी परिभाषा नहीं बनाया करते नियमों में, नियम हमेशा पाठ्य पुस्तक वाले चलेंगे। अब देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ Q पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश है, जो Q है क्या है, यहाँ Q पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश है। ठीक, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ये बताना पड़ेगा कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। ये देखो, ठीक, बात पूरी हो गई। तो ये लिख के आना होता है, ये है नियम, ये नियम है। ठीक, बिल्कुल एनसीईआरटी से आपको इसे याद कर लेना है, 2 लाइनों की बात है ना। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं और उन्हें थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं कि अगर हम इस नियम को लागू कर देते हैं तो हम किन किन चीज़ों को निकाल सकते हैं और इसकी शर्तें क्या हैं। ठीक, ये मान के चलिए कि प्रतियोगी परीक्षा हो किसी भी साल की, किसी भी साल का कोई भी पेपर, चाहे वो नीट का हो, चाहे जेईई मेन का हो, चाहे जेईई एडवांस का हो, चाहे बोर्ड का हो, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, किसी भी स्टेट बोर्ड, किसी भी राज्य में कोई परीक्षा हो रही हो, गाउस का नियम और विद्युत फ्लक्स, इस पर उस परीक्षा में सवाल बनना ही बनना है।
और बोर्ड में तो ये मान के चलिए, बोर्ड परीक्षा में ये 100% इम्पोर्टेंट है, 100% आना है इसमें से कुछ ना कुछ। कोई अनुप्रयोग आ जाएगा, कोई विद्युत फ्लक्स निकालने को आ जाएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात क्या कहता है ये, देखिए पहली बात क्या कह रहा है। गाउस नियम प्रत्येक बंद पृष्ठ, चाहे उसकी आकृति तथा आमाप कुछ भी हो, के लिए सत्य है। यानी किसी भी आकृति का पृष्ठ हो, मान लो ये पृष्ठ बना दिया, देखो मैंने ऐसे आड़ा मेढ़ा टेढ़ा बंद होना चाहिए, इसके अंदर मैंने Q लिख दिया, ठीक। तो इससे निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, बताओ इन बल रेखाओं की संख्या, Q/ε0 ही होगी, ठीक। समझ में आ रही होगी बात। धनात्मक आवेश है तो ये रेखाएं बाहर को जाएंगी, ठीक, ऐसे यूँ, पक्का। ये पहली बात है। आमाप कुछ भी हो, आमाप से मतलब इसकी ये लंबाई कितनी भी हो। अब इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आवेश है, ठीक, ये प्लस का आवेश है, इसके चारों तरफ एक पृष्ठ ये है जिसकी त्रिज्या है r, एक और आवेश है ना, एक और पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या है 2r। तो जितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो इन त्रिज्याओं पर निर्भर नहीं करता। इस आवेश के कारण जो कुल विद्युत फ्लक्स निकलेगा, अरे सर ये तो याद हो गया हमें बिल्कुल ही है, ये निकलेगा, ठीक। कहता है किसी गोले की त्रिज्या r है, उससे विद्युत बल रेखाओं की संख्या इतनी है। अगर गोले की त्रिज्या 2 गुना कर दूं तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, उतनी रहेगी, क्योंकि विद्युत बल रेखाओं की संख्या बाहर लिए गए पृष्ठ या उसकी आकृति, उसके आमाप पर निर्भर नहीं करती, वो आवेश के परिमाण पर निर्भर करती है। बाहर आप कोई भी बंद परिबद्ध कोई भी क्षेत्रफल मान लीजिए, किसी भी तरह का हो, किसी भी आकृति का हो, इससे कोई मतलब नहीं, वो बस बंद होना चाहिए, ठीक। यह पहला बिंदु। दूसरा बिंदु लेते हैं। चलिए हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में। विद्युत फ्लक्स पर आधारित एनसीईआरटी में दो बड़े ही, जैसे मैंने बताया था आपको पिछले वाली क्लास में कि दो बड़े इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, तो बड़े इम्पोर्टेंट सवाल हैं इसमें, जो बोर्ड परीक्षाओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है सवाल में। जो थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है मैं बताऊंगा आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, लेकिन ये माना जाता है कि विद्युत फ्लक्स निकालने वाले ये दो मुख्य उदाहरण हैं। एक है उदाहरण 11, एक है उदाहरण 12। इन दोनों को करते हैं, ठीक। पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर है 35 एनसीईआरटी, और ये थोड़ा सा आप देख भी रहे होंगे इसको, है ना। ये देखो पेज नंबर हल्का फुल्का सा दिखता है, एक्चुअली बहुत दूर से कैमरे में दिखता नहीं है, ज़्यादा जूम नहीं होता ना। चलिए लिख देता हूँ, उदाहरण संख्या 11 है ना। ठीक। अब सवाल क्या है, आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में देखा होगा कि चित्र 1/27 में विद्युत क्षेत्र अवयव ई एक्स, सबसे पहले क्या बताया कि एक्स एक्सिस पे बढ़ने वाला कोई विद्युत क्षेत्र है, जो इस प्रकार बताया गया, अल्फा एक्स की घात 1/2, और ये भी बताया गया कि ई वाई 0 है और ई जेड भी 0 है। यानी अवयव बोल दें या घटक बोल दें विद्युत क्षेत्र के, वो वाई और जेड पर 0 हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहली महत्वपूर्ण बात तो यही है कि जो विद्युत क्षेत्र है ये एक्स अक्ष पर चलते हैं, जैसे ही एक्स अक्ष पर जाते हैं कुछ दूरी, कुछ निर्देशांक बनाते हैं एक्स अक्ष का,
तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि एक्स अक्ष के साथ ये विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है। ये बात पक्की हो गई, क्योंकि एक्स की कोई घात है और एक्स पर ये निर्भर करता है, यानी कोई नियत विद्युत क्षेत्र नहीं है। सीधे सीधे गुणा कर देंगे एरिया से, क्षेत्रफल से, ऐसा नहीं है। सोचना पड़ेगा कि क्या करें। जिसमें अल्फ़ा का मान बताया है इन्होंने, इस अल्फ़ा का मान बता रहे हैं ये 800 न्यूटन पर कूलम, और उसी हिसाब से इसकी इन्होंने यूनिट भी दे रखी है 800 न्यूटन पर कूलम। इकाई भी जो बना रखी है इन्होंने वो भी बना रखी है उसी हिसाब से, जिस हिसाब से ये विद्युत क्षेत्र में लगा हुआ है। ठीक, अब इसमें ये कहता है कि जिसमें घन से गुजरने वाला फ्लक्स घन के भीतर आवेश परिकलित कीजिए, ए घन की भुजा है, ए जो है वो घन की भुजा है, और घन की भुजा की लंबाई बताई है 0.1 मीटर। ठीक, घन की भुजा है ना, दिखला रहे हैं तो घन बना रहे हैं तो घन की भुजा की वहाँ पे दिखा सकते हैं हम चित्र में। घन जो शुरू होता है कुछ इस प्रकार का चित्र है ये, देखिए कोई ए, यहाँ तक की दूरी इसने बताई है कि भाई ये जो दूरी है एक्स अक्ष पे ये ए है ऐसे, और ये एक्स अक्ष है, और ये वाई अक्ष है, ये बना दिया जेड अक्ष। ठीक, ये बना दिया, और ए पे ये शुरू होता है। ए पे शुरू करने का जो तरीका है इनका कुछ इस तरीके से बनाया है इन्होंने, देखिए ऐसे यो, ये एक पृष्ठ बनाया है पहले वाला ऐसे, और फिर दूसरा बिल्कुल ऐसे ही यूँ कुछ दूरी पे यूँ बना रखा है ऐसे यूँ, और ये वाली चीज़ जो है ये सीधे यूँ बना रखा है कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर जो है यहाँ पर दिखा रहे हैं दूसरे वाले हिस्से को ऐसे यूँ करके यूँ दिखा रहे हैं ऐसे। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये घन का जो ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला देखो, ये वाला एक ये वाला है, और दूसरा इधर से देखने पर ये वाला है, ऐसे दिख रहा है। देखो ये देखो ऐसे दिख रही है चीज़। और इसमें कोई विद्युत क्षेत्र इस प्रकार देखिए, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है इस वाले में, यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र इस तरफ ऐसे बढ़ रहा है इसमें ये, और आगे बढ़ते हुए ये विद्युत क्षेत्र यहाँ से इसमें से निकल रहा है, ये ई एक्स है। ठीक, तो कह रहा है इसके अंदर जो विद्युत फ्लक्स है वो बताइए। अब इसमें देखिए करना क्या होता है, मान लीजिए मैं इस घन के केंद्र पे चला जाऊं और इसके दोनों तरफ निकलने वाले क्षेत्रफल के सदिश लिखता हूं, मान लीजिए मैं। ठीक, तो अब मान लीजिए मैं नाम देता हूं इसको, कोई इसको नाम दे दूं, मान लीजिए मैं कोई इस वाले पृष्ठ को मैं कोई नाम दे दूं ए बी सी डी, और इस वाले पृष्ठ को नाम दे दूं ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। ठीक, अब यहाँ पर जो क्षेत्रफल निकलेगा इस पृष्ठ का जिसमें से ये फ्लक्स घुसेगा, वो क्षेत्रफल कैसा होगा, इधर की तरफ निकलने वाला। हम मानते हैं कि किसी भी आयतन में से जो क्षेत्रफल के सदिश होते हैं वो लंबवत निकलते हैं, यानी बाहर की तरफ निकलते हैं, और क्षेत्रफल जो भी होते हैं, तलों के क्षेत्रफल जो भी होते हैं उनके लंबवत निकलते हैं। यानी यहाँ से निकलने वाला जो क्षेत्रफल है ये वाला, ये पीछे की तरफ निकलेगा ऐसे, इसको मान लेता हूँ मैं एस सदिश, और यहाँ पर जो घुसने वाला विद्युत क्षेत्र है वो आगे की तरफ है। यहाँ पर जो क्षेत्रफल निकलेगा इस वाले में से वो आगे की तरफ निकलेगा एस, इसे मान लेता हूँ S1, इसे मान लेता हूँ S2। तो क्षेत्रफल अगर लिखता हूँ मैं तो कैसे हो जाएंगे क्षेत्रफल, पृष्ठों के क्षेत्रफल। इसको समझना ज़रूरी है थोड़ा सा, क्योंकि क्षेत्रफल में हम गलती कर बैठते हैं। S1 जो है वो है एक भुजा की लंबाई कितनी है घन में, वो a है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जो बनेगा इस वाले का, देखिए a और a, ये भुजा मान लीजिए a है ऐसे, तो ये बनेगा a का वर्ग, a स्क्वायर, और ये आएगा माइनस आई कैप की तरफ। देखिए इस बात को समझना ज़रूरी है।
क्योंकि ये जो क्षेत्र, ये जो तल है घन का, ये इस तरफ आएगा, केंद्र से बाहर की तरफ इसका क्षेत्रफल आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए इस दीवार के पीछे कोई कमरा हो, उस कमरे से हम बाहर की तरफ क्षेत्रफल आ रहा हो, तो ये बिल्कुल इसी तरह का मामला है। अगर हम इधर से देखते हैं तो ये पीछे की तरफ आएगा। और S2 को देखते हैं तो बड़े आराम से समझना है इस चीज़ को, ये आएगा a² i कैप। ये देखिए i कैप मतलब x एक्सिस की तरफ जाता हुआ ये क्षेत्रफल है। ये दो क्षेत्रफल हैं जिनमें से विद्युत क्षेत्र पास हो रहा है। ठीक, अब इसके बाद जो पहले तल में विद्युत क्षेत्र घुस रहा है वो यहाँ a दूरी पर घुस रहा है, क्योंकि जो तल है ये a दूरी पर है, यानी जो वर्ग या घन शुरू होता है वो a पे होता है और इसकी एक भुजा भी a होती है। इसकी एक भुजा को a यहाँ पे दिखा सकते हो तुम, देखो ऐसे, यूँ ऐसे। ठीक, तो पहला जो विद्युत क्षेत्र है जो इसमें इधर से घुसेगा वो क्या होगा, हम उसे मान लेते हैं E1 और वो है अल्फा x1 की पावर 1/2 i कैप। ये पहला विद्युत क्षेत्र है जो x1 पर है। यानी मैंने क्या माना कि यहाँ जो पहला विद्युत क्षेत्र गुजरेगा उसका निर्देशांक क्या मान लिया मैंने, पक्का करें, उसको मैंने x1 मान लिया, देखो ऐसे। और दूसरा विद्युत क्षेत्र जो निकलेगा इसमें से वो मान लेता हूँ कि वो यहाँ निकलेगा, मान लीजिए वो कहाँ मान लूँ उसको मान लूँ x2 पे, ऐसे। तो उसको मैंने मान लिया दूसरे विद्युत क्षेत्र को अल्फा x2 1/2 i कैप। बिल्कुल सिंपल सी सरल सी बात है, बिल्कुल देखो समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र इसमें घुसेगा वो इसका निर्देशांक x में कितना मान लिया, x1, और इस पर निकलेगा वो x2 मान लिया, क्योंकि दोनों, पहला जो सरफेस है, जो पहला पृष्ठ है वो a पे है, दूसरा घन की एक भुजा पास हो जाने के बाद, पूरी लंबाई पास हो जाने के बाद दूसरा है। अब ये जो विद्युत क्षेत्र हैं, इन दोनों से जो निकलने वाले विद्युत फ्लक्स हैं, अगर उनको मैं जोड़ दूं तो मुझे इसके अंदर कुल विद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा। अब कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा या कुल फ्लक्स कितना होगा, फाई, ये होगा E1 डॉट S1। देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का, ये हम पढ़ चुके हैं बहुत पहले ही, और प्लस E2 डॉट S2। ये समझने की बात है कि ये कुल फ्लक्स होगा इसके अंदर। ठीक, अब मुझे इसका मान निकालना है तो मेरे पास ये चीज़ें हैं, देखो ये वाली चीज़ें मेरे पास हैं, ये चीज़ें मेरे पास बनी हुई हैं। अब मैं इन्हें इस कुल फ्लक्स में लगा दूंगा। ठीक, अब कुल फ्लक्स में लगाऊंगा मैं इन्हें, तो यहाँ पे इसको हल कर देते हैं। देखो इस जगह में ये हल हो जाएगा, आराम से हल हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब E1 S1, ठीक है, फ्लक्स देखो कितना बन रहा है, ज़रा देखो पहले वाला E1, ये रहा E1, इसके साथ डॉट करेंगे S1 का, तो देखो माइनस में आएगा I और माइनस I, -1 आएगा। यह आएगा अल्फा a² x1 का वर्गमूल, और किस में आएगा ये माइनस में आएगा। चलिए मैं इसको, जगह कम पड़ रही है तो मैं इसको यहाँ से हटा ही लेता हूँ फिर, ठीक है ना। मैं इसको इधर कहीं लिखता हूँ, कहाँ लिखूँ मैं, ऊपर लिख देता हूँ। चलिए ऊपर से शुरू कर लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं, ऊपर है हमारे पास जगह, कोई दिक्कत नहीं, बाद में लगा लेंगे अल्फ़ा का मान हम। शुरू करते हैं फ्लक्स को, यहाँ से लिखना शुरू कर लेते हैं। तो ये आ गया देखो माइनस अल्फ़ा x1 a²। ये कहाँ से प्राप्त हुआ, ये हुआ इस चीज़ से प्राप्त। तो S1 माइनस में है आई पेप और ये E1 प्लस में है, ये चीज़ आ गई, देखिए माइनस में आ गया। ये दूसरे वाला जो फ्लक्स है वो ये वाला है, ये कितना होगा अल्फ़ा x2 a², और x की जो घात है वो 1/2 है, ये ध्यान रखना है, x की घात है वो 1/2 है, ऐसे। अब ये बन गया देखो फ्लक्स कुल। अब इसको ठीक करते हैं थोड़ा सा, 5 अल्फ़ा a², इसमें से कॉमन हो सकता है, ब्रैकेट लेते हैं तो x2 की घात 1/2, x1 की घात 1/2, ये चीज़ आ रही है। देखो x2 कहाँ पर है, x2 है
ये x2 है 2a पर, है ना, और ये x1 कहाँ पर है, ये a पर है। विद्युत क्षेत्र जो गया पहले वाले सरफेस में, पहले वाले पृष्ठ में, वो a पे गया और निकला 2a पे। ठीक, अब यहाँ वैल्यू रख दें इसकी, अल्फा a स्क्वायर, ये आ गया देखो 2a का वर्गमूल, है ना, वर्गमूल बोलते हैं इसको, 1/2 इसकी घात लगी हुई है, a का वर्गमूल, ऐसे। ठीक, अब यहाँ बात स्पष्ट हो रही है कि जो a का वर्गमूल है वो कॉमन हो जाएगा इसमें से, यहाँ से कॉमन हो रहा है देखो। तो हल करना है इसको, अल्फ़ा का मान दिया था 800, a का मान दिया था 0.1 का स्क्वायर, और a का वर्गमूल भी बाहर आएगा तो 0.1 का वर्गमूल, और अंदर आ गया √2 - 1, यानी इस 2 का वर्गमूल आ गया और ये पूरा बाहर आ गया। ये चीज़ जो आ रही है ये कुल फ्लक्स है। ठीक, अब इस कुल फ्लक्स की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट मैं आपको लिख के दूंगा, ये आ रहा है 1.05। हल करने पे ये वैल्यू आ रही है 1.05, 1.05 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये फ्लक्स आ रहा है। इसको हल कर दिया जाए तो समझ गए होंगे कि विद्युत क्षेत्र किस प्रकार अलग अलग लगे हैं, इसलिए कुल फ्लक्स बन रहा है। अगर ये विद्युत क्षेत्र एक जैसे होते, एक समान होता, नियत विद्युत क्षेत्र होता, तो अंदर फ्लक्स बनता नहीं, शून्य बन जाता, क्योंकि जितना फ्लक्स इसमें प्रवेश करता है, ठीक, उतना ही फ्लक्स बाहर निकल जाता। लेकिन एक्स अक्ष के बढ़ने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र बढ़ा है, इसलिए अंदर फ्लक्स बन गया है। ठीक, अब ये जो फ्लक्स आ रहा है इससे कुल आवेश निकाल सकता हूँ, देखो मैं इससे कुल आवेश निकाल देता हूँ मैं, है ना, ये फ्लक्स बना लिया हमने। कुल आवेश घन में कुल आवेश, ये कहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा गाउस के नियम से। गाउस के नियम से क्या है कि जो फ्लक्स होता है वो होता है कुल आवेश बटे ε0। तो कुल आवेश जो आ रहा है ε0 इंटू फ्लक्स आ रहा है। अब इसकी जगह पे मैं वैल्यू लगा दूंगा आवेश निकालने के लिए इस फ्लक्स की। ये फ्लक्स आ रहा है 1.05। जो आवेश आएगा वो कितना, किस में आएगा, वो आएगा कूलाम में। ठीक, ε0 की जो वैल्यू है वो भी लगा देंगे। ठीक, ε0 की जो वैल्यू होती है 8.85, ये तो याद होगी वो भी लगा देंगे 8.85 10⁻⁻12 और ये 1.05, ये हो गया कूलाम। बस ये हो गया उत्तर। ठीक, ये उत्तर हो गया, सिंपल सा सवाल था। अब यहाँ पर देखिए इस सवाल में जो परिवर्तन किए गए वो क्या परिवर्तन किए गए, ये आया 9.27 10⁻⁻12 कूलम आवेश आ गया। ठीक है, वैल्यू जो आ रही है वो 9.27 10⁻⁻12 ये बनेगा 9.27 बन जाएगा, क्योंकि 1.05 से इसकी गुणा हुई है तो 9.27 बन जाएगा। चलो मैं उत्तर लिख देता हूँ, 9.27 10⁻⁻12 कूलम, ये आ गया देखो ऐसे। ठीक, यानी फाइनल हो जाए हमारा, ये उत्तर निकल के आ गया, सिंपल। अब इसमें जो परिवर्तन है वो क्या है, देखिए यहाँ हो सकता है परिवर्तन, एक्स को बदला जा सकता है। एक्स को कैसे बदला जा सकता है, बाकी चीज़ें सेम रखें, मान लीजिए एक्स को बदल दें, तो मैं बदल के देखता हूँ। देखो एक्स को बदल के लेता हूँ मैं, इसी उदाहरण में मैं एक ऐसी बात बताऊँगा आपको कि जो परीक्षा में आई थी, बोर्ड परीक्षा में, और थोड़ी परेशानी पैदा होती है कि ये तो पता नहीं कैसे होगा। देखिए चीज़ वही है, कोई ख़ास नहीं है। बोर्ड परीक्षा में ये एक्स बदल दिया गया था, ऐसे कर दिया गया था, ये कर दिया गया था ax + b, ऐसे। ठीक, बाकी सब चीज़ सेम है, बाकी सब जो कहते हैं, तो कुछ खास नहीं है बदलाव। हमें क्या करना है बस कि जो अपना नियम है उसी के हिसाब से चलना है। मान लीजिए बदल दिया मैंने इसे, अब तो नया सवाल बन गया मान लीजिए, तो क्या करना है, फ्लक्स E1 S1 प्लस E2 S2, ये देखो ये फ्लक्स का जो है बना रखा है हमने,
E1, जो पहला E1 है वो कहाँ होगा, x1 पे होगा, तो लिख दिया मैंने ax1 प्लस बी, और जो पहला एरिया होगा वो होगा माइनस ए स्क्वायर आई कैप। ये आप जानते हैं, ये तो हो चुका। ये पहला एरिया है ए स्क्वायर पीछे की तरफ, है ना, क्योंकि ये वर्ग बनेगा, इस तरफ वाला तल जो है इसका एरिया बन जाएगा। दूसरे में क्या करूँ, दूसरे में प्लस कर दूँ ax2 प्लस बी, और इसका एरिया कितना बनेगा, ए स्क्वायर आई कैप। ये चीज़ इसके साथ गुणा में है। ठीक, अब इसे हल करूँ, देखो मैं, तो यहाँ माइनस ax1 ए स्क्वायर आई कैप, ये जो बी है, ये बी वाली जो चीज़ होती है, देखो ये बी जो लगा हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बी एक नियत नंबर है, नियत नंबर से कोई विद्युत क्षेत्र बदलता नहीं है, तो ये अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, अपने आप कट जाएगा वहाँ से। इसके बाद प्लस आई कैप, आई डॉट आई विद्युत क्षेत्र से एरिया से हट जाएगा, तो आई को हटा देता हूँ, आई डॉट आई मैंने लिख रहा हूँ, है ना, देखो आई डॉट आई लिख रहा हूँ ऐसे, क्योंकि ये जो फील्ड है ये आई एक्स अक्ष पर है, तो आई डॉट आई दो बार लिखना पड़ेगा मुझे, एक विद्युत क्षेत्र के कारण और एक क्षेत्रफल के कारण। अब ये आई यहाँ से हटा लिया मैंने, देखो बिल्कुल सिंपली हटा लिया मैंने, क्योंकि ये जो विद्युत क्षेत्र है ना, ये बेसिकली ये आई कैप है ऐसे, ये देखो, और एरिया में तो आई कैप है ही, माइनस प्लस माइनस, इसमें माइनस है उसमें प्लस है। तो चलिए अब दूसरा आ गया ax2 ए स्क्वायर, ये बन गया देखो, और बी वाला जो पद है वो कट गया। तो कुल मिला के देखो कितना सरल सवाल था ये आ गया ए स्क्वायर x2 माइनस x1। अब ये जो x2 माइनस x1 है, देखो x2 कितना है 2a, x1 कितना है a, इसमें वैल्यू लगा देते हैं, a का घन हो गया, देखो ये फ्लक्स आ गया, क्योंकि ये 2a माइनस a हो जाएगा, देखो 2a माइनस a होगा तो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, a के साथ गुणा होगा तो a क्यूब हो जाएगा। ये बात फाइनल हो गई, ये तो समझा, पक्का ही कर लो, x2 माइनस x1, है ना, थोड़ा सा लिख ही लो, कहीं ऐसा लगे कि भाई सर ने पता नहीं क्या लिख दिया, ये a होगा, देखो ये इसको पक्का कर लो, देखो ये देखो ये 2a है, ये a है, तो डिफरेंस है x2 माइनस x1, है ना। चलिए अब ये जो फ्लक्स है इससे आवेश निकालना चाहते हैं, तो आवेश कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स, ये आवेश हो जाएगा, देखो ये फ्लक्स निकल ही गया, इसको यहाँ लगा दो, ठीक। तो आवेश कितना आ गया, अब आवेश को लिख दूँ फाइनल करके मैं, है आवेश को लिख देता हूँ, देखो आवेश आ गया एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, ये आ गया, ठीक। अब इसमें a का मान देगा आपको, इस वाले a का मान देगा, मान लीजिए जैसे अभी दिया था, इस वाले a का मान देगा आपको, ठीक। तो आपको मिल जाएगा आवेश। यानी बदलने वाले विद्युत क्षेत्र में ये चीज़ ऐसे करनी है। मैंने इसके एनसीईआरटी वाला उदाहरण भी लिया और अपनी तरफ से भी इसको बदल के दे दिया आपको, ठीक है, ताकि प्रश्न में अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो वो परेशानी ना आए, ठीक। चलिए अगला उदाहरण लेंगे इसी बात पर। अब ले लेते हैं उदाहरण 12। ये वाला, ठीक। क्या कह रहा है उदाहरण 12 में, उदाहरण 12 में चलते हैं, देखिए अगले उदाहरण पर पहुंचे। ये देखो ये क्या कह रहा है, कोई विद्युत क्षेत्र धनात्मक x अक्ष की दिशा में एक समान तथा उसी के परिमाण परंतु की दिशा में एक समान है, दिया गया है 200। ये भी बिल्कुल सरल सा सवाल है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने से लगेगा कि तो बहुत बड़ा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, मैं बना देता हूँ। देखो कहता है कोई विद्युत क्षेत्र जो है x अक्ष की तरफ भी निकलता है किसी मूल बिंदु की लाइन से, और ये है E 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम ऐसे, और यही विद्युत क्षेत्र पीछे की तरफ भी निकलता है यहीं से, यानी बिल्कुल इतना ही पीछे भी निकलता है। बड़ा सरल सा सवाल है ये ऐसे, ये भी इतना ही है 200
माइनस आई कैप ई सदिश न्यूटन पर कूलम। ठीक, और इसमें कहता है यहाँ पर हमने एक सिलेंडर काटा है, एक सिलेंड्रिकल, एक बेलनाकार आकृति को काट लिया है इस प्रकार से, यूँ ऐसे इसमें, और हम चाह रहे हैं कि हमें फ्लक्स मिल जाए, उसमें से कितना उसके अंदर से पास हो रहा है, कितना फ्लक्स उसमें से निकल रहा है, ये हमें मिल जाए। अब अगर देखा जाए तो जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो ये है, देखो इधर, और इधर भी ये है, देखो ये, देखो दिख रहा है। अब अगर मैं देखूं बिल्कुल बीच में से, सिलेंडर के बेलन के बिल्कुल बीच में से देखूं, तो इसका क्षेत्रफल इधर को आएगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर आई कैप, ये इसका क्षेत्रफल होगा। ये होगा, मान लीजिए E1 इसे मान लूँ, S1 इसे मान लूँ, ये देखो ऐसे मान लिया मैंने, इधर वाले फील्ड को क्या मान लिया E1, और इधर का क्षेत्रफल क्या मान लिया S1। ऐसे ही दूसरी तरफ भी क्षेत्रफल, हमने कहा आयतन से बाहर की तरफ आता है क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल भी बाहर आएगा, ये मैंने S2 मान लिया, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस आई कैप, माइनस का आई कैप है, ठीक से लिखते हैं यार। हाँ, S2 को यहाँ लिख देता हूँ, देखो इस S2 को ना यहाँ पे लिख देता हूँ, S2 को, है ना, S2 है ना, और S2 की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, देखो ऐसे, माइनस पाई आर स्क्वायर आई कैप, ये आ गया देखो S2। अब फ्लक्स, कितना अंदर से फ्लक्स निकल के आता है, तो फ्लक्स कितना निकल के आता है, देखो फ्लक्स निकल के आता है φ1 प्लस φ2, ये निकल के आता है। अब ये बिल्कुल सरल है, ये विद्युत क्षेत्र माना है 2, है ना, करते शुरू, फ्लक्स निकल के कितना आता है, देखो E1S1 का अदिश गुणनफल प्लस E2S2 का अदिश गुणनफल, ये देखो ये फ्लक्स आता है। अब देखो E1S1 आई डॉट आई 1 हो जाएगा, प्लस में आएगा तो लिख दो, ये हो गया 200 पाई आर स्क्वायर प्लस E2S2 माइनस आई का माइनस आई के साथ अदिश गुणनफल, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, आई का आई के साथ 1 हो जाएगा तो वो भी प्लस में आएगा, तो ये हो गया 200 पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली जो फ्लक्स निकल के आया वो हो गया 400 पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे जो आर है वो इसकी त्रिज्या है, अनुप्रस्थ काट का जो है, समझ गए होंगे आप, इसकी त्रिज्या है, ये बेलन की त्रिज्या, इसका मान बताया हुआ है, और पाई का मान आप जानते हैं। अब ये मिल गया फ्लक्स, अब आवेश, कुल आवेश, कितना आवेश है इसके अंदर ये भी पता लग जाएगा। देखो आवेश के लिए क्या करते हैं, गाउस का नियम लगा लेते हैं, क्यों, ये होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स। ठीक, अब इसमें इस फ्लक्स की वैल्यू लगा लेते हैं ऐसे। ठीक, तो कितना आ रहा है, देखो यहाँ लिख देता हूँ कुल आवेश, यहाँ लिख देता हूँ फिर से कुल आवेश, है ना, ये बन गया Q, और ये आ गया, वैल्यू लगा देता हूँ 400 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ गया देखो कुल आवेश, यानी ये हमारा उत्तर है, बिल्कुल सरल सी बात है। अब इसमें क्या क्या बताया इसने, अब देखिए जो बताया है वो देखते हैं। लंबाई दे रखी है कि भाई ये जो लंबाई है ये पूरी लंबाई है, कुछ मान दिया है इस लंबाई का, सिलेंडर की जो लंबाई है, इसका इस सवाल के उत्तर से कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्योंकि जो विद्युत फ्लक्स है वो अनुप्रस्थ काट में से इधर उधर निकलेगा, तो लंबाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान नियत है, कांस्टेंट है। अब इसमें जो बताया गया है त्रिज्या 20 सेंटीमीटर लंबे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो ये आर जो है ये बताया गया है, इसे लगाएंगे 5/100 मीटर में लगाएंगे इसको, ये बात पक्की हो गई। ये जो आर है ये वाला, ये कितना है 5/100 मीटर में लगाएंगे। एप्सिलॉन नॉट मालूम है, पाई मालूम है, सब मालूम है आपको, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आपने लगा ही दी है, बस ये आर लगाना है यहाँ पे, इस जगह पे आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक, अब ये उत्तर कितने कितने आ रहे हैं ये बता देता हूँ मैं। फ्लक्स जो आ रहा है टोटल दोनों तरफ से वो आ रहा है 1.57 1.57। ठीक, तो कुल फ्लक्स जो बनेगा वो बनेगा आपका
पाई के बराबर, कुल फ्लक्स दोनों को जोड़ दो तो पाई के बराबर बनेगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये आपकी, ये वैल्यू जो है ये पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ हट जा रही है। ठीक, ये कुल बनेगा आपका पाई के बराबर 400 आर स्क्वायर है। अब देखो आर स्क्वायर यहाँ से करेंगे इसको तो वो नंबर हट जाएगा वहाँ से 400 वाला, तो पाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुल आवेश जो आ रहा है 2.78 10 की पावर -11, यानी अगर इस फ्लक्स के मान को रख देंगे वहाँ पे, ठीक, तो आवेश आ जाएगा, ये कुल आवेश है देखो। ठीक, यानी आर स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ लगाई तो ये हट जाएगी, ये चीज़ देखो यहाँ से ये चीज़ हट जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये आ जाएगा 2500 ये 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। आर का स्क्वायर करके यहाँ लगा के देख लो 400 गायब हो जाएगा, यानी कुल मिला के ये चीज़ कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी पाई, बस फ्लक्स पाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये था विद्युत फ्लक्स निकालने वाला उदाहरण जो बोर्ड परीक्षा में आता है, और इसमें आप अगर बुक में पढ़ेंगे, किताब में पढ़ेंगे तो बहुत लंबी इसी कहानी दे रखी है इसकी। ठीक, कुछ कुछ इसके बारे में दिया हुआ है, लेकिन जिसका काम है, जिसका प्रयोग है वो क्या है, कितने क्षेत्रफल में से कितना विद्युत क्षेत्र पास होता है, दोनों तरफ इधर भी पास होता है, निकलता है, इधर भी निकलता है, तो कुल निकलने वाला फ्लक्स जोड़ दिया गया, सिंपल सी बात है, और उसी फ्लक्स को एप्सिलॉन नॉट से गुणा कर दिया गया, तो आवेश आ गया कि अंदर इसके कितना आवेश है, जिस आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र निकल रहा है बाहर वो कितना आवेश है, या ये विद्युत फ्लक्स निकल रहा है वो कितना आवेश है, सीधी सी बात है। चलिए, ये हो गए आपके दोनों उदाहरण। अब लेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग, टॉपिक वाइज छोटे छोटे वीडियो लेंगे, उदाहरण लेंगे इसमें, ताकि अलग अलग वीडियो को हम अलग अलग तरीक़ों से देखते जाएं और अपना करते जाएं। इस वीडियो में मैंने उदाहरण ले लिए, इससे पीछे के वीडियो में मैंने विद्युत फ्लक्स लिया था, उस पर उदाहरण मैंने एनसीईआरटी के उदाहरण लिए हैं। आगे फिर प्रश्नावली है हमारे पास, पूरी अभ्यास है, फिर उसको हल करेंगे। ठीक है, हेलो प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, और इस चैप्टर में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम उस बिंदु पर आ गए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 100% इम्पॉर्टेंट है, यानी हर हाल में बोर्ड परीक्षा में ये आता है। एनसीईआरटी के मुताबिक ये 15 नंबर का टॉपिक है 115, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक, यानी गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र निकालने का एक कैसे निकलता है, ये अनुप्रयोग होते हैं इसके, और इसमें हमारे पास जो है 3 प्रकार से यहाँ बताया गया है कि 3 प्रकार से आप निकाल सकते हैं, नियम लगा सकते हैं। एक अनंत लंबाई है, एक शीट है, पट्टी है, मतलब एक प्लेन टाइप शीट जो होती है उस पर है आवेश, एक चालक गोला या गोलीय कोष पर आवेश है, ये 3 तरह हैं। तीसरा इसमें लास्ट में एक उदाहरण दिया है जो अचालक जैसा है, वो भी है, वो भी इसके प्रयोग में ही आता है, एग्ज़ाम में वो भी आ जाता है। तो कुल मिला के 4 चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर। एक एनसीईआरटी का उदाहरण है, गाउस के नियम के अनुप्रयोग पर आधारित है, एक विद्युत क्षेत्र है। सबसे पहला है 1-15-1 जो नंबर है एनसीईआरटी के मुताबिक, ये है 37 नंबर पेज पर, यह है 1-15-1। ये देखिए, ये चीज़ है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। अगर देखा जाए ये चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत आती है बोर्ड में ये चीज़। ठीक, अब करना क्या है, करने को बहुत छोटी सी बात है, बस हमें गॉस का जो नियम है वो लागू करना है। गॉस के नियम में 2 पक्ष हमें लेके चलने होते हैं, एक बायां पक्ष, एक दायां पक्ष। अब विद्युत फ्लक्स को अगर परिभाषित करें, विद्युत क्षेत्र और
पृष्ठ के क्षेत्रफल के पदों में, तो उसका बिल्कुल सिंपल सा मामला होता है E डॉट एस। और अगर इसी को पृष्ठ को बिल्कुल बंद कर दें, पृष्ठ को क्या करें, चारों तरफ से बंद कर दें, तो इस तरीके से ये चीज़ काम करती है ऐसे, और ये बन जाता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस इंटीग्रेशन में जो ये सर्कल है, ये वृत्त दिख रहा है, इसका मतलब है कि पृष्ठ को बंद कर दिया गया। तो ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, ठीक। अगर हम किसी बिंदु आवेश पर लागू कर दें इसको, तो ये चीज़ सेम होती है। हमने बिल्कुल शुरू में जब गॉस के नियम को, गॉस का प्रमेय बनाया था, में सिद्ध किया था हमने कि ये चीज़ बराबर आ जाती है। अब इसको लगाते हैं, मान लीजिए हम कहीं किसी पे, तो हमारे पास परिभाषित होना चाहिए ये पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर ये हमारे पास पृष्ठ का क्षेत्रफल परिभाषित है, तो ये आवेश हमें ज्ञात है, तो हम इस विद्युत क्षेत्र को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बड़ी सरलता से हम निकालेंगे। हमने क्या माना कि एक लंबे तार पर एक धन आवेश है, अनंत लंबाई का तार है ये, ऐसे ऐसे ये अनंत लंबाई का तार है, ठीक। इस पर जो आवेश, रेखीय आवेश घनत्व है, उसको परिभाषित करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं बता चुका आपसे कि अनंत लंबाई वालों में इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्या पता कितनी लंबाई जो है हमें लेनी पड़ जाए, ठीक। तो ये है लैम्ब्डा कूलम पर मीटर। ये देखिए ये चीज़ है रेखीय आवेश घनत्व। लंबाई अनंत है, तो इसमें एक लंबाई मान लीजिए, मानी हुई लंबाई थोड़ी सी मान लीजिए, लंबाई इसकी कितनी लंबाई आपको चाहिए, इस लंबाई को मान लीजिए L, ठीक। तो L लंबाई में आवेश, L लंबाई में आवेश, तो तार की, शुरू करिए, तार की L लंबाई में आवेश, ये बन गया देखो Q, और ये बन गया लैम्ब्डा L। क्योंकि एक लंबाई में कितना है, एकांक लंबाई में कितना है, 1 मीटर में कितना है, लैम्ब्डा, और कितनी लंबाई मानी हमने, L मान ली, L लंबाई हमने बना दी, ठीक। अब यहाँ पर इसके चारों तरफ लंबाई L के चारों तरफ, या आवेश के चारों तरफ, आवेश के चारों तरफ एक गाउसीय पृष्ठ मान लेने पर, अभी जो गाउसीय पृष्ठ है ये कैसा पृष्ठ होगा, यहाँ लिख देंगे बेलनाकार, क्योंकि बेलनाकार ही बनेगा, तुम जरा ध्यान से देखो, बेलनाकार पृष्ठ ही बनेगा, ठीक। बेलनाकार यानी जब ही चारों तरफ बनेगा, क्योंकि लंबाई इसकी अनंत है। अब बेलनाकार पृष्ठ मान लेता हूँ इसके चारों तरफ मैं, तो कुछ इस तरीके से मुझे ये बेलनाकार पृष्ठ मानना चाहिए। देखो ये बेलनाकार पृष्ठ मैंने मान लिया, ये देखो देखो, बिल्कुल साफ साफ और छोटी सी सरल सी बात है ये मैंने बेलनाकार मान लिया, ठीक। अब इस बेलनाकार पृष्ठ का ये जो क्षेत्रफल है ये दिख रहा है मुझे, और इधर से ये थोड़ा सा ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक। अब बेलनाकार पृष्ठ के किसी बिंदु P पर, बेलनाकार पृष्ठ के किसी बिंदु P पर, अब पृष्ठ के, बेलनाकार पृष्ठ के, ऐसे लिख देता हूँ, देखो बेलनाकार पृष्ठ के किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ठीक, मान लिया E। अब इसके आवेश अनंत है, और आवेश से कैसे, आवेश से दूर जाता है विद्युत क्षेत्र, कैसा आवेश माना, धनात्मक आवेश माना, तो विद्युत क्षेत्र जो होगा बिल्कुल लंबवत दिशा में जाता है, ये होगा E। और ये बिंदु मान लिया मैंने यहाँ P, और त्रिज्या मान ली इसकी R, बेलन की त्रिज्या क्या मान ली, R, जो गाउसीय पृष्ठ माना मैंने उसकी। अब अगर देखा जाए इस आवेश के कारण इस बेलनाकार पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, अगर उसे लागू कर दूं मैं, बिल्कुल कितनी लाइनें निकलेंगी चारों तरफ, बेलन के चारों तरफ कितनी लाइनें निकलेगी। देखिए इस तरफ से नहीं निकलेगा, ये जो अनुप्रस्थ काट दिख रही है इधर से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि फ्लक्स में क्या है,
आवेश का वितरण है जैसा, उसके लंबवत दिशा में फ्लक्स निकलता है, यानी आवेश के लंबवत होती है। आवेश का जो तार है ये विद्युत आवेश के वितरण के लंबवत है विद्युत क्षेत्र। ठीक, अब ये विद्युत क्षेत्र निकला कितने क्षेत्रफल में से निकला? तो देखिए पहली जो चीज़ है यहाँ पे, ये वाली जो चीज़ है पहली, ठीक, इसको लागू कर दूँ मैं यहाँ पर इधर, तो इसका जो क्षेत्रफल है ये मान लिया मैंने S। ठीक, अब देखिए E और S दोनों एक दिशा में रहेंगे, यानी क्षेत्रफल के सदिश भी बाहर निकलेंगे। क्षेत्रफल के सदिश हम जानते हैं कि किसी बंद आयतन से बाहर निकलते हैं और विद्युत क्षेत्र भी बाहर निकलेंगे। तो कुल मिला के ये हो गया E 2πrl। 2πrl क्या है? बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक, चलिए, और इसमें कितना आवेश है? आवेश है इसमें कितना आवेश बंद किया इसके अंदर? देखो ये किया इसके अंदर बंद, ये हो गया लैम्बडा L/ε0। ठीक, आवेश ये लगा दिया मैंने, तो बड़ी आसानी से ये L कैंसिल कर दिया और E का मान आ गया, विद्युत क्षेत्र आ गया λ/2πε0r। ठीक, देखो ये निकल गया, ये विद्युत क्षेत्र आ गया। अब क्या लिखना है इसके साथ में? इसके साथ में यहाँ अनुप्रस्थ काट है, मान लीजिए इसका जो क्षेत्रफल है ये S इधर को है, E इधर को है। ठीक, यहाँ का जो फ्लक्स है वो होगा 0 E S cos 90। अब समझ रहे होंगे आप, cos 90 क्यों लगा दिया मैंने? क्योंकि अदिश गुणनफल है, दोनों के बीच का कोण। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है वो आवेश के वितरण के लंबवत है और इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का इधर को जाएगा। देखिए दोनों लंबवत हो गए, तो लंबवत हो गए तो अनुप्रस्थ काट में से कोई विद्युत फ्लक्स निकलेगा नहीं। बिल्कुल इसी तरह इधर भी देखिए, ये S है एरिया और विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर भी जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? वो होगा E S cos 90 यानी 0। और ये कितना हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। ये लो, इस चीज़ को साथ में लिख के देना चाहते हैं आप इस डेरिवेशन के अंदर, तो आप लिख के दे सकते हैं। इन बिंदुओं को कुछ मानना चाहते हैं, जैसे बिंदु हो गया M, ये बिंदु हो गया N, ठीक, ये बिंदु हो गया P। ठीक, तो बिंदु M पे देखने पर फ्लक्स, इस पृष्ठ के किसी बिंदु, अनुप्रस्थ काट के किसी बिंदु M पे देखने पर फ्लक्स 0 आ गया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल एक दूसरे के लंबवत हैं। इसी प्रकार दूसरे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जाने पे किसी बिंदु N पे फिर 0 आ गया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और उसका क्षेत्रफल 0 है, मतलब जो है लंबवत है, तो 0 आ गया। कुल मिलाकर कुल फ्लक्स जो निकलेगा वो कर्व सरफेस एरिया, ठीक, यानी जो बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसमें से निकलेगा, वही लगा दिया हमने यहाँ पे। ठीक, और हमने बढ़ा दिया विद्युत क्षेत्र λ/2πε0r। इसे सिद्ध करना है तो देखिए फोटो ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि सर याद रहे, रट्टा मारेंगे, याद करेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए याद मार ले। बच्चे सोचते हैं सर कुछ नोट्स बना लूँ मैं। रट्टा मारना अच्छी बात नहीं, मैंने मजाक कर दिया ऐसे ही। रट्टा नहीं लगाना किसी चीज़ का, फिजिक्स में बिल्कुल रट्टा नहीं, कोई रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। जितना जितना समझते जाओगे उतना उतना मान के चलो तुम्हारा अपना है। कहीं भी इस्तेमाल करो, कहीं भी यूज़ करो। समझा हुआ अपने आप याद रहता है, रटा हुआ अपने आप गायब हो जाता है। तो रट्टा नहीं, बस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बाद में देखना हो, रिवाइज करना हो, है ना, स्क्रीनशॉट हो गया, डन। तो ये था एक बोर्ड एग्जाम के लिए पहला अनुप्रयोग था ये। चलिए अब चलते हैं दूसरे वाले पे, ठीक है। 1.15.2 एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अनुप्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बढ़ते हैं, अब इसको लेके चलते हैं।
1, 15, 2, 1, 15, 2, ये देखिए बिंदु आ गया। क्या है? एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, एक समान आवेशित अनंत समतल, समतल है ना, समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक, मैं फिर कहूँगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 100% इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड में तो आते ही रहते हैं, इससे पहले वाले में मैंने 100% इम्पॉर्टेंट बताया था, मतलब वो नहीं तो ये सही पक्का। ठीक, अब इसके लिए क्या करते हैं कि अनंत समतल चादर है, आवेशित चादर है, तो अनंत समतल चादर है तो उसके पृष्ठ पर आवेश फैला है, तो आवश्यक होगा पृष्ठ घनत्व का पता होना, क्योंकि इस अनंत चादर के ऊपर आवेश तो अनंत होगा। ठीक, तो पृष्ठ घनत्व का पता होना अनिवार्य होगा। सबसे पहले बना लेते हैं कि जो अनंत समतल चादर है, अगर हम उसे बनाएं तो कैसे बनेगी। देखो, अनंत समतल चादर बना रहा हूं, देखो ये बना दी। देखो मैंने अनंत समतल चादर, यानी भाई देखो बोर्ड पे तो अनंत बनेगा नहीं, तो क्या करें, अनंत समतल चादर का कि थोड़ा सा हिस्सा है, इसकी जो मोटाई है ये बहुत कम है, नगण्य मोटाई की अनंत समतल चादर। ठीक, तो समतल चादर के ऊपर परिभाषित करना पड़ेगा आवेश घनत्व सिग्मा। ठीक, तो आवेश घनत्व कैसा घनत्व है? सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसा है। ठीक, यानी इसके एकांक क्षेत्रफल पर इतना आवेश है। ठीक, अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र, इसके पास विद्युत क्षेत्र, इसके पड़ोस में विद्युत क्षेत्र किसी पॉइंट पर अगर निकालना हो तो मान लीजिए इसके पास एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं ऐसे, इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँ? ठीक, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, पॉइंट P पर कोई क्षेत्रफल मुझे मानना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी, गाउसिये पृष्ठ मुझे मानना पड़ेगा। तो ये अगर आवेशित है और इस पे आवेश अगर मानने के लिए मान लूँ मैं कि धनात्मक है इस पे आवेश, तो क्या करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा एरिया, थोड़ा सा क्षेत्रफल इसका लेना पड़ेगा, और वो इस पॉइंट P को उस क्षेत्रफल पे डालना पड़ेगा। देखो मुझे ये क्षेत्रफल लिया मैंने, थोड़ा सा क्षेत्रफल लिया मैंने, ये ले लिया, देखो मैंने। ठीक, ये थोड़ा सा क्षेत्रफल जो है मैं यहाँ देख रहा हूँ शीट पर है ऐसे, देखो ये थोड़ा सा क्षेत्रफल जो है, ये वाला क्षेत्रफल जो है, इसका जो दिशा है वो ऐसे इस तरफ को है, शीट से कोई क्षेत्रफल निकल के आता है। जैसे मान लीजिए इस बोर्ड से, जैसे मान लो मोटी मोटी सी बात है, इस बोर्ड से ये क्षेत्रफल है ना, ये तुम्हारी तरफ निकल के आता है, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से मैंने इस शीट को देखा तो शीट में से कोई एरिया इधर को निकल के आता है, तो उसी पे यहाँ उस अनुप्रस्थ काट मान लूँ, उसकी मैं सिलेंडर जैसा मान लूँ, बेलन जैसा मान लूँ, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी आकृति का मान सकते हैं, यहाँ कोई सिलेंडर वाली बात नहीं है। थोड़ा सा एरिया निकाल लिया बाहर, उसी पर मैंने ये बिंदु P मान लिया। ठीक, बिंदु P है ना, ये रहा देखो बिंदु P। अब बिल्कुल ऐसा ही दूसरी तरफ भी मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि ये शीट है पतली, इसमें से विद्युत फ्लक्स दोनों तरफ निकलेगा, तो ये कुछ मुझे इस तरीके से दूसरी तरफ भी मानना पड़ेगा। देखो ऐसे, ये बिल्कुल ऐसा ही मुझे इस तरफ भी मानना पड़ेगा, ये देखो, ये इस तरफ भी मानना पड़ेगा। यहाँ कोई बिंदु मुझे मानना पड़ेगा, मान लीजिए बिंदु मैंने मान लिया यहाँ कोई एस मान लूँ, या P डैश मान लेता हूँ, देखो P डैश मान लिया मैंने यहाँ।
यहाँ पे मैंने इस बिंदु को P डैश मान लिया, और इस क्षेत्रफल को मुझे इधर को मानना पड़ेगा S, क्योंकि बाहर की तरफ आता है क्षेत्रफल, बाहर की तरफ आता है। तो ये क्षेत्रफल का थोड़ा सा हिस्सा है, इसको S मान लो या इसको डेल्टा S मान लो, देखो कोई खास बात नहीं, दोनों माने जा सकते हैं, इसको डेल्टा S भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस क्षेत्रफल में यहाँ कितना आवेश है अगर इसकी बात करें, ठीक, तो डेल्टा S में चादर के क्षेत्रफल डेल्टा S में आवेश, यानी क्षेत्रफल डेल्टा S में आवेश, इसे क्या मान लें, इसे मान लें Q, कितना हो गया, सिग्मा डेल्टा S, ये आवेश है। अब इस आवेश में से जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, विद्युत फ्लक्स जो निकलेगा, उसे मुझे गाउस के नियम से बनाना है, क्योंकि ये जो मेरे सरफेस हैं ये गाउसीय सरफेस हैं, ये मैंने माना है। तो गाउसीय सरफेस जो होते हैं इस तरह के, उसमें से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, तो नियम के अनुसार मैं देखूं तो E डेल्टा S ऐसे, और ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए E डेल्टा एक्स, एक है कि दो है पता करना पड़ेगा। एक E डेल्टा एक्स कुल फ्लक्स इधर को निकल रहा है, कुछ इधर को निकल रहा है, ठीक, और इधर भी विद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश से इधर को निकलेगा E, और एक धनात्मक आवेश से इधर को भी निकलेगा E, ठीक। तो हम जान चुके हैं कि दोनों ये क्षेत्रफल और E इधर को निकल रहे हैं, ये दोनों इधर को निकल रहे हैं, तो कुल फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो मुझे इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये देखो, ठीक, कुल निकलने वाला फ्लक्स, Q आवेश के कारण कुल निकलने वाला फ्लक्स, ठीक। अब ये जो Q है इसका मान रख देता हूँ 2E, परिमाण में लगा देता हूँ, E डेल्टा S के परिमाण में लगा देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे दोनों एक ही दिशा में हैं, इधर भी दोनों एक ही दिशा में हैं, तो लिख देता हूँ 2E डेल्टा S, और इसे लिख देता हूँ सिग्मा डेल्टा S बटे एप्सिलॉन नॉट। इस डेल्टा S को हटा लेता हूँ, तो देखो E आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये विद्युत क्षेत्र हुआ, ठीक। यानी ये विद्युत क्षेत्र एक इधर को निकलेगा, एक इधर को निकलेगा, धनात्मक आवेश की अनंत चादर है, ठीक। ये बात आ गई, ये बन गया हमारा एक डेरिवेशन। अतिरिक्त बिंदु क्या है, अतिरिक्त बिंदु ये है कि मान लीजिए यहाँ लेते हैं एरिया, इधर को लेते हैं कोई S, E होता है आगे की तरफ, है ना। तो देखिए E और S, यहाँ मान लीजिए कोई क्षेत्रफल लेते हैं, जैसे कि हमने गॉसियन सरफेस निकाला, कोई सिलेंड्रिकल निकाला या बेलनाकार निकाला, ऐसे, तो यहाँ लेते हैं मान लीजिए इस जगह पे, तो देखिए यहाँ पे फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्यों, एरिया और विद्युत क्षेत्र दोनों यहाँ पे देखा जाए तो इस बिंदु पे दोनों लंबवत हैं। इसी प्रकार इस बिंदु पे भी देख सकते हैं, एरिया मान लीजिए ऊपर की तरफ दे दिया आपने और विद्युत क्षेत्र आगे की तरफ है, तो यहाँ पर भी फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्यों, इसका मतलब है कि ये जो सरफेस आपने लिया है बेलनाकार, इसके बेलनाकार पृष्ठ में से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से धनात्मक चार्ज से फ्लक्स, जो विद्युत फ्लक्स है वो उसके लंबवत निकलेगा, आवेश के वितरण के लंबवत विद्युत फ्लक्स निकलेगा। ये बात जानी हुई है, समझी हुई है। तो ये चीज़ हो गई, तो यहाँ 0, यहाँ 0, तो कुल कितना निकला, 2 क्षेत्रफल बने, एक यहाँ इधर को, एक यहाँ इधर को, दोनों को जोड़ा, कुल आवेश कितना आ गया यहाँ इस पट्टी में, थोड़ा सा छोटे से क्षेत्रफल में, इसी में डेल्टा S में सिग्मा ds या डेल्टा S, सिग्मा डेल्टा S भी कर दिया, सिंपल सा बन गया, बिल्कुल याद करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है याद करना, ठीक। तो एक ही होगा, देखो लो ये भी डेरिवेशन बन गया तुम्हारा, ठीक, सरल है बिल्कुल, ठीक। अब अगला डेरिवेशन देखते हैं, अगला अनुप्रयोग देखते हैं क्या है।
चालक गोला या गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र, ये अगली चीज़ है। देखो आगे आ गए हम, थोड़ा सा आगे बढ़ गए। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी आ गया 1, 15, 3, 1, 15, 3। ठीक, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण खोल के कारण, है ना, विद्युत क्षेत्र। ठीक, अब ये भी बिल्कुल सरल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एक अंदर एक बाहर, दो बातें होती हैं। ठीक है, दोनों को करके दिखा देता हूँ। पतला गोलीय खोल, पतला गोलीय खोल बनाता हूँ पहले, है ना, पतला गोलीय खोल। देखो ये बना दिया पतला गोलीय खोल, ये लो। ये बना दिया, देखो पतला गोलीय खोल। ठीक, अब इसमें आवेश जो है इसके पृष्ठ पे डाल देंगे, इसके पृष्ठ पे आवेश डाल देंगे और क्या परिभाषित कर देंगे, पृष्ठ घनत्व भी परिभाषित कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। देखो ये बन गया, ये पतला गोलीय खोल बना दिया, ये इसका केंद्र हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ऐसे। ठीक, अब इस पे आवेश दे देंगे +Q। ठीक, ये आवेश जो है इस पे फैला हुआ होगा, एक समान आवेशित। चालक है, अगर चालक है तो पृष्ठ पे आ जाता है आवेश सारा का सारा। ठीक, और अगर ये अचालक है तो पतला गोलीय खोल है, इसमें अंदर भी होगा, खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये है शेल गोलीय खोल। तो कुल मिला के पृष्ठ पे मान सकते हैं, अंदर मान सकते, तो फर्क, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल आवेश जो है इसका इसके पृष्ठ पर ही है, क्योंकि ये पतला है। ठीक, अब अगर इसके किसी अंदर किसी बिंदु P पर लेते हैं विद्युत क्षेत्र, जिसकी त्रिज्या मानते हैं R यहाँ से। ठीक, तो गोलीय खोल के अंदर किसी बिंदु R पर विद्युत क्षेत्र, गोलीय खोल के अंदर केंद्र से R दूरी पर, केंद्र से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र, ये बन गई देखो बात। ठीक, कैसे, पहला केस लगा अंदर वाला, तो बिंदु गोलीय खोल के अंदर केंद्र से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र कैसा है, यहाँ लिख देंगे, लो बिंदु P लिख देंगे यार, ये लो बिंदु P, है ना, ये आ गया। अब बिंदु P से होकर एक गौसीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा, है ना, तो बिंदु P से होकर या R त्रिज्या का, ऐसे लिख देंगे, गौसीय पृष्ठ, ये बना लूँ अगर मैं। ठीक, लेने पर ऐसे। ठीक, तो क्या होगा, गौसीय पृष्ठ लेने पर ये वाला, तो इसमें विद्युत क्षेत्र मान लो मुझे P देखना है, E पे, ना सॉरी P पे, E × 4πr², ये रहा 4π। और कितना आवेश है बताइए, बताइए इसके अंदर कितना आवेश है, इस गोलीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है है ही नहीं सर, इसमें तो कुछ भी नहीं है, आवेश तो सारा बाहर है ना, तो शून्य है, शून्य लगा दिया अपॉन ε0। तो कितना E आ गया अंदर की तरफ, ये आ गया 0। कहाँ पर लिया, 0 से R जो है R, ये चीज़ है, देखो ये, देखो ये लिखी हुई है नहीं, जो बाहरी त्रिज्या उसके अंदर अंदर की बात हो रही है। अंदर आप केंद्र पे रहो,
यहाँ रहो, यहाँ रहो, यहाँ रहो, कहीं रहो, अंदर रहो, क्योंकि अंदर उस गोलीय पृष्ठ के अंदर फिर आवेश नहीं है, तो अंदर कहीं भी विद्युत क्षेत्र बनेगा नहीं, क्योंकि आवेश के कारण ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, तो पृष्ठ के अंदर आवेश होना चाहिए, तो ये देखिए 0 आ गया। अब बाहर की बात करते हैं। बाहर, अगर बाहर ले लें कोई बिंदु P, बाहर जाने पर यहाँ देखिए, यहाँ बना लें एक, बाहर जाने पर इसे अब R मान लूँ, पूरा इस बिंदु P पर ले लूँ अब दोबारा। ठीक, तो बाहर के लिए क्या हो जाएगा, तो बाहर के लिए बदल दूंगा, देखिए मैं सारी बातें बदल दूंगा मैं। बाहर जाने पर विद्युत क्षेत्र बिंदु P, ठीक, कहाँ, R बड़ा है R से या बराबर है, और कहाँ तक है, अनंत तक है। बिंदु P वहीं पर है बिल्कुल, और R बहुत बड़ा है, R से बड़ा है। अब यहाँ लगा दूंगा मैं विद्युत क्षेत्र E, यहाँ पे लगा दूंगा अगर विद्युत क्षेत्र E, देखो इस बिंदु P पे है ना, तो कितना हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। अब देखो इस गौसीय पृष्ठ के अंदर, इस गौसीय पृष्ठ के अंदर, अब बताओ इसमें कितना आवेश है, इसमें तो सारा आवेश है, ये पूरा आवेश है इसके अंदर ही है। ये तो देखो बड़ा हो गया, ये तो R से भी बाहर चले गए हम, है ना, तो कुल सारा आवेश डाल देंगे इसमें, ये लो देखो ये आ गया। तो कितना आ गया विद्युत क्षेत्र, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये आ गया। क्या शर्त बनी, शर्त बनी R बड़ा हो R से, बराबर हो और अनंत तक चला जाए, कोई चिंता नहीं है। ठीक, विद्युत क्षेत्र रहेगा। अब बात आई ग्राफ की, अंदर और बाहर का ग्राफ। ग्राफ कैसे बनता है, तो ग्राफ इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ बना के देता हूँ आपको। इसके ग्राफ को समझना है, दोनों विद्युत क्षेत्र तो तुमने निकाल ही लिए है ना। देखिए कैसे बनेगा ग्राफ, ये हो गया R और ये हो गया विद्युत क्षेत्र। ठीक, अब हम पहुंच गए मान लीजिए R पे। कहाँ पहुंच गए, R पे। तो केंद्र से R तक विद्युत क्षेत्र नहीं है, अंदर क्षेत्र नहीं है। केंद्र से चले बाहर की तरफ तो इस बड़े R पे आ गए, गोलीय खोल की के पृष्ठ तक पहुंच रहे हैं, तो पृष्ठ से पहले तक नहीं है, R पे आते ही एकदम से बन जाएगा। अब देखिए पहले कितना है, पहले कितना है केंद्र से यहाँ तक, कहते हैं ये 0 है, ये तो 0 है, ये बिल्कुल 0 है। लेकिन जैसे ही R पे आ जाएंगे एकदम से बन जाएगा ऐसे, ये विद्युत क्षेत्र एकदम पृष्ठ पे आते ही बनेगा। ये बनेगा E मैक्स, मैक्स से मतलब अधिकतम विद्युत क्षेत्र बन जाएगा यहाँ आते ही एकदम से। और फिर R के अनुसार जो सूत्र बता रहा है घटने लगेगा, यानी यहाँ से आगे कैसा होगा, फिर ये मैक्सिमम बन गया, कहता है जी अब घटेगा। ऐसे कैसे घटेगा, क्या सूत्र बना था, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। E जो है ये वाला E है, देखो घटता जा रहा है, R बढ़ता जा रहा है, E घटता जा रहा है। और E मैक्स कितना है, E मैक्स कितना बना हो, बताओ E मैक्स कितना हो गया, कहता जी ये हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये E मैक्स है। इसमें इस R की जगह पे ये त्रिज्या लग गई, गोलीय खोल की त्रिज्या, क्योंकि केंद्र से अगर पृष्ठ पे आ जाओगे तो गोलीय खोल के पृष्ठ पे चले जाओगे तो केंद्र से कितनी दूरी होगी, देखो R के बराबर होगी। उसके बाद R बढ़ता जाएगा, विद्युत क्षेत्र घटता जाएगा। ठीक, तो ये अधिकतम है। कहता है इसको दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं पृष्ठ घनत्व के रूप में। अगर पृष्ठ घनत्व के रूप में लिखें तो पृष्ठ घनत्व क्या होता है, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये देखो ये रहा, ये आवेश घनत्व है, ये हम पढ़ चुके हैं, कुल पृष्ठ पे फैला हुआ आवेश, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखो Q/4 पाई R स्क्वायर है इसमें, तो इसे किसके पदों में लिख सकते हैं, σ/ε नॉट। जरा मैच कर लें, चेक कर लें, देखो ऐसा बन जाएगा। Q/4 पाई R स्क्वायर को हटा के सिग्मा लिख दिया मैंने, ये बन जाएगा देखो। यानी अधिकतम जो है वे ये वाला भी है, आवेश घनत्व के पृष्ठ के घनत्व के पदों में, और ये पृष्ठ का घनत्व है। ठीक, तो कुल मिला के ये है गोलीय खोल के कारण उसके अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है, पृष्ठ पर है और बाहर है। पृष्ठ पर अधिकतम है, बाहर जाने पे घटता जाता है। जैसे जैसे
आर बढ़ता जाता है, विद्युत क्षेत्र घटता जाता है। ठीक, चलिए ये बात पूरी हो गई। ये थे वो 3 महत्वपूर्ण अनुप्रयोग गाउस के नियम के जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आते रहते हैं। ठीक, अपनी अगली क्लास में हम एक एनसीईआरटी का बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है उसको लेंगे। ठीक, उसको लेंगे, उसके बाद हम इसका अभ्यास शुरू करेंगे। यानी यदि देखा जाए तो पढ़ाने की दृष्टि से ये अध्याय आपका पूरा हो चुका है। जो बेसिक पढ़ाना था वो पढ़ा दिया। अब हम इसमें सवाल कराने शुरू करेंगे। पहले एनसीईआरटी के सारे हल लेंगे, उसके बाद आंकिक प्रश्नों की एक श्रृंखला हम शुरू करेंगे। ठीक, इसका नोट्स या असाइनमेंट वीडियो के साथ में, चैप्टर के साथ में आपको लगा हुआ रहता है। आप वहाँ से उसे डाउनलोड करेंगे, उसे पढ़ेंगे, देखेंगे किस तरह के प्रश्न हैं। सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए असाइनमेंट जो भी हैं नोट्स वो आपको रहते हैं, उसमें देख लेंगे, लिखा हुआ आएगा तो भाई कौन सी परीक्षा के लिए है, बोर्ड एग्जाम के लिए करें सर इसको, या नीट वीट के लिए रखा है, जेईई मेन के लिए बनाया है, कितने कितने प्रश्न हैं, वो सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। ठीक है, चलिए ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।